अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। घनश्याम बोला, मैंने अखबार में सारी खबर पढ़ ली थी। मुझे ये बताने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है कि तुमने धमाका के सकाज टेप किस तरह जाकर वहाँ लगाई थी, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी होशियारी और जुर्रतमंदी की दाद ज़रूर दूंगा। हमें कश्मीर की जिद्दोजहद आज़ादी में कामयाब होने के लिए तुम जैसे मुजाहिद कमांडोज ही की ज़रूरत है। अब मुझे बताओ कि उस धमाके के बाद क्या हुआ, और तुमने जो फ़ोन पर कहा था कि हालात ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर गए हैं, तो असल बात क्या हुई है। मैंने घनश्याम को सारे वाक़या शुरू से आखिर तक सुना दिए और कहा अगर मैं ज़रा देर कर देता या उस वक्त इत्तफाक से कैंटीन का ट्रक वहाँ मौजूद न होता तो मेरा फौजी हेडक्वार्टर से बचकर निकल आना नामुमकिन था। घनश्याम कहने लगा, अल्लाह ताला का बड़ा करम हुआ है, अब ऐसा है कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए बाहर नहीं निकलना होगा। उन लोगों के पास तुम्हारे शनाख्ती कार्ड की तस्वीर ज़रूर होगी। ये तस्वीर मिलिट्री पुलिस के अलावा शहर की पुलिस को भी सप्लाई कर दी जाएगी। हो सकता है तुम्हारी तस्वीर अखबारों में पुलिस की जानिब से दिए गए किसी इश्तेहारात में भी छप कर आ जाए, लेकिन मेरा ख्याल है कि चूँकि तुम्हारे फौजी हेडक्वार्टर से फ़रार होने में फ़ौज की बदनामी का पहलू निकलता है, इसलिए मुमकिन है तुम्हारी तस्वीर अखबारों में न छपे और इश्तिहार भी न छपे। फिर भी तुम्हें यही समझना चाहिए कि शहर का हर सिपाही और मिलिट्री पुलिस का हर फौजी तुम्हारी शक्ल को पहचानता है और तुम्हें उनके सामने हरगिज़ नहीं जाना। मैंने कहा, लेकिन मैं इस कोठरी में भी ज़्यादा देर नहीं छुप सकता, इसमें भी खतरे का पहलू निकलता है। घनश्याम कहने लगा, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रखूँगा, मेरे पास एक और जगह है, मैं तुम्हें रात को वहाँ ले जाऊँगा। पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा अगला प्रोग्राम क्या है। मैंने कहा, मैं यहाँ से सीधा कमांडो शेरवान के पास श्रीनगर जाना चाहता हूँ ताकि कश्मीर और पाकिस्तान पर इंडिया के 4 माह बाद मुतवक्के हमले के बारे में गुफ्तगू करूँ। फिर मैंने घनश्याम को बताया कि भारत पाकिस्तान पर अगस्त के अवाखिर में या सितंबर के शुरू में हमला कर देगा। ये भी मेजर शरद की टॉप सीक्रेट फाइल में खुद पढ़ चुका था। घनश्याम कहने लगा, इसमें देर सवेर भी हो सकती है, लेकिन तुम्हारा फौरी तौर पर श्रीनगर पहुंचना ज़रूरी है, इसका बंदोबस्त भी हो जाएगा। अभी तुम यहीं बैठो, सो जाना चाहते हो तो बेशक सो जाओ, मैं कुछ देर बाद तुम्हारे पास आऊँगा। घनश्याम नीचे चला गया। काफ़ी देर तक मैं उस छोटी सी कोठरी में लेटा अगले प्रोग्राम के खदशात और इम्कानात पर गौर करता रहा। उस वक्त तक नागपुर के फौजी हेडक्वार्टर में मेरे फरार का इल्म सबको हो चुका था। शहर के हर चौक पर बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन मेरे लिए ख़तरनाक शिकल इख्तियार कर चुका था। फौजी हुकाम को अब तक ये भी इल्म हो गया होगा कि मैंने ही अशोका होटल में धमाका किया है और कैप्टन जोशी का कातिल भी मैं ही हूँ, और पांडेचेरी वाले जहाज़ों की तबाही में भी मेरा ही हाथ था, और मैं धर्मवीर नहीं हूँ बल्कि इंतहाई दिलेर और ख़तरनाक कश्मीरी कमांडो हूँ। घनश्याम मेरे लिए चाय का गिलास लेकर आया। कहने लगा, हमारे एक आदमी ने मुझे इतला दी है कि उसने शहर की सड़कों पर मिलिट्री पुलिस और सिविल पुलिस की गाड़ियाँ गुजरती देखी हैं। जाहिर है उन्हें तुम्हारी तलाश है। वो मेरे लिए सिगरेट भी लाया था। मैंने सिगरेट सुलगा लिया और चाय पीने लगा। वो ये कहकर चला गया कि शाम को आएगा। उस वक्त दिन के 2 बज रहे थे। मैं शाम तक कोठरी में ही छुपा रहा। शाम को वो मेरे लिए खाना लाया। तुम खाना खाओ, मैं तुम्हारे पास ज़्यादा देर नहीं बैठना चाहता। दुकान के बाहर मैंने पुलिस के 2 सिपाही मंडलाते देखे हैं। पहले यहाँ पुलिस नहीं आती थी। बहरहाल तुम फिक्र न करो, हम रात में किसी वक्त यहाँ से निकलेंगे। जब रात के 9 बजे तो मुझे नीचे से घनश्याम की आवाज़ सुनाई दी। वो दुकान के मुलाजिम से कह रहा था कि तुम्हें घर जाना है तो चले जाओ, मैं दुकान खुद ही बंद कर लूँगा। इसके बाद फिर नीचे खामोशी छा गई। कोठड़ी में कमज़ोर सी रोशनी वाला बल्ब जल रहा था। एक तपई पर टाइम पीस रखा हुआ था। मैं उसी टाइम पीस से वक्त का अंदाज़ा कर लेता था। काफ़ी देर बाद मुझे दुकान का दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ सुनाई दी। मैं यही समझा कि घनश्याम दुकान बंद करके चला गया है और उस वक्त मुझे ले जाने के लिए आएगा जब रात काफ़ी गहरी हो गई होगी, मगर वो दुकान के अंदर ही था। मुझे लकड़ी के जीने पर कदमों की आहट आई। घनश्याम कोठरी में आकर मेरे पास बैठ गया और तपई पर रखी घड़ी को देखकर बोला, हम रात के 1 बजे के बाद यहाँ से निकलेंगे। मैंने पूछा,
क्या उस वक्त बाजार में पहरेदार या पुलिस का कोई आदमी तो नहीं होगा? वो सर को इस बात में आहिस्ता आहिस्ता हिलाते हुए कहने लगा, दोनों बातें हो सकती हैं, लेकिन इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। दिन के वक्त या रात के वक्त लोगों की मौजूदगी में यहाँ से निकलोगे तो पकड़े जा सकते हो। तुम्हारी शिकल से वाकिफ कोई न कोई खुफिया पुलिस का आदमी बाजार में ज़रूर होगा। रात के 1 बजे के बाद बाजार बिल्कुल खाली हो जाता है। एक चौकीदार ज़रूर फिरता है, मगर उसका चक्कर काफ़ी लंबा होता है। बाकी रहा खुफिया पुलिस का ख़तरा, तो इस सिलसिले में मैं अपनी तसल्ली करने के बाद तुम्हें यहाँ से निकालूंगा। मैंने उससे कहा कि मेरे पास किसी किस्म का कोई असला भी नहीं है। मैं चाहता था कि श्रीनगर तक जाना है, रास्ते में जगह जगह खतरा है, किस तरह के हालात पेश आ सकते हैं। अगर कहीं से मुझे कमांडो चाकू ही मिल जाता तो मैं अपना दिफा कर सकता था। घनश्याम कहने लगा, मैं तुम्हें एक ऐसी नायाब शय दूंगा कि फिर तुम्हें कमांडो चाकू या पिस्तौल वगैरह की ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी। मैं जान गया था कि यह शख्स असला और धमाका खेज अशिया तैयार करने का बेहद माहिर है, तजर्बाकार है। मैंने पूछा, वो कौन सी चीज़ है? घनश्याम ने कहा, यह तुम्हें बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा, और जब दिखाऊंगा तो उस वक्त बताऊंगा कि जो चीज़ तुम देख रहे हो असल में वो क्या है। हम देर तक बैठे बातें करते रहे। इस दौरान हमने एक एक प्याली चाय पी, जो घनश्याम ने वहीं बिजली के चूल्हे पर बनाई थी। इस दौरान घनश्याम ने अपनी उस हैरत अंगेज इजाद के बारे में कोई बात ना की जो उसने तैयार कर रखी थी और जो वो मुझे अपनी हिफाजत के लिए देने वाला था। जब रात का पूरा 1 बज गया तो वो ये कहकर नीचे दुकान में गया, मैं देख कर आता हूँ बाजार में कोई चौकीदार तो नहीं फिर रहा। जब वापस आया तो बोला, आ जाओ, मैदान खाली है। उसने मुझे निसवारी रंग की चादर देकर कहा, इसे अपने सर मुंह पर लपेट लो। मैंने ऐसा ही किया। घनश्याम ने खुद वहाँ का हिंदवाना लिबास यानी लुंगी कुर्ता चप्पल पहन रखा था। दुकान से बाहर निकलते वक्त उसने छतरी भी ले ली थी। बाजार सनसान पड़ा था, सारी दुकानें बंद थीं। बाजार में थोड़ी दूर तक चलने के बाद हम एक बगली गली में दाखिल हो गए। फिर एक गली से दूसरी गली में से गुजरते हुए एक गैरबाद जगह पर निकले। सामने दूर किसी आबादी की बत्तियां जलती नजर आ रही थीं। घनश्याम कहने लगा, वो सामने वाली आबादी रेलवे कॉलोनी की है। यहाँ नागपुर रेलवे के दूसरे दर्जे के स्टाफ के मकानात हैं। हम एक खेत में से गुजर रहे थे। मैंने घनश्याम से बिल्कुल ना पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं। ज़ाहिर है वो मुझे किसी ऐसी जगह ले जा रहा था जहाँ उसने कोई खुफिया कमीगा बना रखी थी। दुश्मन मुल्क में जो सिपाही कमांडो जासूस अपने मुल्क के लिए काम करते हैं, उनके लिए इस किस्म की कोई खुफिया कमीनगाह का होना बड़ा ज़रूरी है। यहाँ वो अपने जासूसी के मिशन में काम आने वाली ज़रूरी अशिया, जिनमें धमाका खेज चीज़ें, फालतू करेंसी, भेज बदलने वाला सामान और रेडियो ट्रांसमीटर वगैरह शामिल होते हैं, छुपा कर रखते हैं। ऐसी ही खुफिया जगहों से जासूस अपने मुल्क को ट्रांसमीटर के ज़रिए या दुश्मन मुल्क में ही अपने दूसरे साथियों को खुफिया कोड में ज़रूरी पैगाम पहुंचाते हैं। चलते चलते हम एक रेलवे लाइन पर आ गए। रात के अंधेरे में मुझे इधर उधर छोटे बड़े टीलों के खाके नजर आ रहे थे। हम रेलवे लाइन के साथ साथ चल रहे थे। घनश्याम ने कहा, यह नागपुर वरंगल की मेन लाइन है, यह सीधी मद्रास तक चली जाती है। हम जनूब के रुख यानी मद्रास की जाने भी जा रहे थे। एक जगह से एक लाइन एक तरफ घूम गई, हम उसी लाइन पर आ गए। वो कहने लगा, यह लाइन यहाँ से सूबा कर्नाटक की तरफ जाती है। मैंने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? घनश्याम अंधेरे में हंस पड़ा और बोला, इतनी जल्दी थक गया, जहाँ हम जा रहे हैं वो जगह यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। एक छोटी पहाड़ी का खाका करीब आता जा रहा था। यहाँ पहुंचकर रेलवे लाइन पहाड़ी की सुरंग में दाखिल हो जाती थी। सुरंग के बाहर सिग्नल का खंभा लगा था, जिसकी बत्ती सुर्ख थी। मैं घनश्याम के पीछे सुरंग में दाखिल हो गया। सुरंग में बहुत आगे जाकर एक जगह रोशनी हो रही थी। उस रोशनी में लाइन की पटरियाँ ही नजर आ रही थीं। सुरंग की दीवार के साथ साथ चलने के लिए रास्ता बना हुआ था। हम उस रास्ते पर सुरंग की दीवार के साथ लगकर चल रहे थे। सुरंग खत्म हुई तो घनश्याम ने, जो आगे आगे चल रहा था, पहली बार जेब से छोटी सी टॉर्च निकाल कर उसकी रोशनी डाली। लोहे के जंगले वाली सीढ़ियाँ नीचे खई में उतरती थीं। घनश्याम बोला, एहतियात से सीढ़ी उतरना, यहाँ गुप्त अंधेरा नहीं था। चूँकि फिजा कुशादा और जंगल की थी, इसलिए बादलों भरे आसमान के बावजूद चीज़ों के धुंधले धुंधले खाके दिखाई दे रहे थे।
लोहे की सीढ़ी उतरने के बाद घनश्याम ने पहाड़ी की दीवार की तरफ रोशनी डाली तो मुझे एक छोटा सा प्लेटफॉर्म दिखाई दिया जिसके सामने कोई रेलवे लाइन नहीं थी। पहाड़ी की दीवार में साथ साथ दो कोठरियाँ सी बनी हुई थीं, जिनमें से एक का दरवाज़ा गायब था। दूसरी कोठरी के आगे लकड़ी का तख्ता लगा दिया गया था। घनश्याम उस कोठरी की तरफ बढ़ा, कहने लगा, कभी यहाँ एक पहाड़ी रेलवे स्टेशन हुआ करता था। फिर ऐसा हुआ कि इर्द गिर्द के जंगलों में आदमखोर शेरों का एक जोड़ा कहीं से आ गया। उन्होंने रेलवे क्वार्टरों में आकर लोगों को हड़प करना शुरू कर दिया। शिकारी बुलवाया गया, एक शेर मारा गया, फिर वैसे ही एक और आदमखोर शेर कहीं से आ गया। यहाँ दिन के वक्त भी ट्रेन रुकती तो शेर हमला कर देते। रफ्ता रफ्ता इस स्टेशन को यहाँ से उठाकर 10-15 मील आगे ले जाया गया। तब से ये जगह वीरान है। मैंने अपनी खुफिया कमीनगाह के लिए इस जगह को चुना है, क्योंकि इस तरफ से अब दिन के वक्त भी कोई नहीं गुजरता। उसने कोठड़ी के आगे से तख्ता थोड़ा सा हटा दिया। ये कोठड़ी पहाड़ के अंदर दीवार को खोदकर बनाई गई थी। उसने टॉर्च और छतरी मुझे पकड़ा दिया। एक मोमबत्ती कहीं से निकाल कर रोशन किया। कोठड़ी छोटी सी थी, दीवार के साथ एक तरफ चटाई बिछी हुई थी। घनश्याम ने मोमबत्ती दीवार के ताक में लगा दिया, चटाई को एक तरफ हटा दिया। उसके नीचे लकड़ी का तख्ता था। तख्ते को हटाया और एक तंग जीना नीचे जाता नजर आया। हम जीना उतर गया। नीचे एक कोठड़ी से एक छोटा सा तहखाना था। टॉर्च घनश्याम के हाथ में थी। टॉर्च की रोशनी में मैंने एक तरफ लकड़ी के तख्त पर एक संदूक देखा। संदूक का ढकना खोलकर घनश्याम ने अंदर से एक छोटा सा ट्रांसमीटर निकाल कर दिखाया। कहने लगा, ये बड़ा ताकतवर ट्रांसमीटर है। इसके अलावा संदूक में भेस बदलने का मुख्तलिफ सामान, कपड़े और धमाका खेज आलात बनाने की चीज़ें भी थीं। घनश्याम ने मुझे एक .5 का ऑटोमेटिक पिस्तौल दिखाया, जिसके आगे से लेंसर लगा था। कहने लगा, तुम अगर चाहो तो कमांडो शेरवान को ट्रांसमीटर पर पैगाम पहुंचा सकते हो। मुझे इसकी ज़रूरत भी थी। मैंने फ़ौरन ट्रांसमीटर ऑन किया। सिग्नल कोड मालूम था। उस वक्त रात भी आधी से ज़्यादा गुजर चुकी थी। कमांडो शेरवान से ट्रांसमीटर पर रब्ता पैदा करने का यही वक्त था। मैंने फ्रिक्वेंसी मिलाकर खुफिया सिग्नल देने शुरू कर दिए। फ़ौरन दूसरी तरफ से भी खुफिया सिग्नल मसूल हो गया। मेरा और शेरवान का रब्ता कायम हो गया। मैंने उसे खुफिया कोड में मुख्तसर अल्फाज में अशोका होटल की तबाही और इसलैरी और भारतीय जर्नलों की हलाकत के बारे में बताया और कहा कि बाकी की तफसीलात मैं खुद श्रीनगर आकर बयान करूँगा। उसने मुझे बताया कि कमांडो औरंगजेब मेरे पास श्रीनगर पहुँचने में कामयाब हो गया था। इसकी मुझे खुशी हुई। इसके बाद मैंने रब्ता मुनक़ते करके ट्रांसमीटर बंद कर दिया। अपना आदमी घनश्याम बोला, यहाँ बाहर कोई फ़ौजी इंस्टॉलेशन वगैरह नहीं है, इसलिए कोई हमारे सिग्नल डिटेक्ट नहीं कर सकता। इसके बाद हम ऊपर कोठड़ी में आकर चटाई पर बैठकर बातें करने लगे। घनश्याम ने कहा, यहाँ दिन के वक्त भी कोई नहीं आता, यह बिल्कुल वीरान इलाका है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आदमखोर शेर भी नहीं आते? वो हंसकर कहने लगा, जब रेलवे वाले यहाँ से स्टेशन उठाकर आगे ले गए तो इसके साथ आदमखोर शेर भी आगे चले गया, लेकिन फिर एक अंग्रेज शिकारी कहीं से आ गया। उसने उन आदमखोर शेरों को हलाक कर दिया। अब यहाँ कभी कोई शेर नहीं देखा गया। मैंने घनश्याम से कहा, मैं यहाँ ज़्यादा देर नहीं रहना चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम जितनी जल्दी हो सके कोई ऐसा बंदोबस्त कर दो कि मैं नागपुर के इलाके से निकल जाऊँ। एक बार इस खतरे वाले इलाके से निकल गया तो आगे श्रीनगर में अपने आप चला जाऊँगा। घनश्याम बोला, जिस किस्म के हालात यहाँ पैदा हो गए हैं उनके मुताबिक मेरे ख्याल में तुम्हें कम से कम 3-4 दिन यहाँ छुपे रहना होगा। इसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूँगा। अभी खतरा है। मैंने कहा, मैं 3-4 दिन गुजार लूँगा। घनश्याम कहने लगा, मैं मुँह अंधेरे यहाँ आकर तुम्हें खाने पीने को दे जाया करूँगा। तुम कोशिश करना कि दिन के वक्त बाहर मत निकलो। रात को बेशक बाहर निकल कर चहलकदमी कर लिया करना। घनश्याम आधी दफ़ा तहखाने से ऑटोमेटिक पिस्तौल लेता आया था। उसने पिस्तौल हिफाजत के लिए मुझे दे दिया और कुछ देर मेरे पास बैठे रहने के बाद सुबह मुँह अंधेरे आने का कहकर चला गया। कोठड़ी में मोमबत्ती की धीमी रोशनी फैली हुई थी। मैं चटाई पर बैठा ऑटोमेटिक पिस्तौल का मुआयना कर रहा था। एक बात मैंने अपने इन मुजाहिद कमांडोज और जासूसों में देखी थी कि वो एक दूसरे के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते थे। कमांडो शेरवान ने मुझसे वायरलेस पर बिल्कुल नहीं पूछा था
کہ میں नागपुर में अपने किस आदमी के पास रिपोर्ट हूँ। इसी तरह घनश्याम ने मुझसे स्वामी गोरखनाथ के बारे में कोई बात नहीं की थी। हर मुजाहिद दुश्मन के पेट में घुसकर अपनी जान खतरे में डालकर वतन की आज़ादी के लिए खामोशी से अपनी अपनी ड्यूटी अदा कर रहा था। ये कमांडो और जासूस का डिसिप्लिन होता है। इस डिसिप्लिन का हर कमांडो हर जासूस बेहद ख्याल रखता है और उसे ख्याल रखना पड़ता है, वरना उसकी अपनी सलामती और उसके मिशन की कामयाबी खतरे में पड़ जाती है। मैंने उठकर कोठरी का तख्ता ज़रा सा हटाया और बाहर निकल आया। बारिश की बारीक सी फुहार पड़ रही थी। ये वस्ती हिंद की बरसात की झड़ी थी। फिजा में खून की हो गई थी। सामने एक तरफ ऊंची पहाड़ियों के हेबकतनाक हेवले खड़े थे, दूसरी जानब दूर किसी जगह रोशनी झिलमिला रही थी। पिस्तौल मेरे हाथ में था। खुली फिजा में चंद लम्हे ठहरने के बाद मैं कोठड़ी में वापस आकर चटाई पर लेट गया। घनश्याम वादे के मुताबिक मुँह अंधेरे मेरे लिए खाना लेकर आ गया। वो एक थर्मस में पानी और एक थर्मस में चाय लाया था। कहने लगा, शहर में पुलिस जगह जगह तुम्हें तलाश कर रही है। शहर से बाहर जाने वाले तमाम रास्तों की नाकाबंदी कर दी गई है। मैं तुम्हें ठीक वक्त पर यहाँ ले आया। मैंने उसे पूछा, तुम्हारे ख्याल में मेरी तलाश का ये सिलसिला कितनी देर तक जारी रहेगा? वो बोला, कुछ कहा नहीं जा सकता। बहरहाल जैसे ही हालात ज़रा नॉर्मल हुए मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूँगा। अब मैं जाता हूँ। सुबह होने से पहले पहले अपनी जगह पहुँचना ज़रूरी है। वो चला गया। मोमबत्ती उसने आते ही रोशन कर दी थी। मैंने बर्तन में से थोड़े से चावल निकाल कर खाया, पानी पिया, फिर गरम गरम चाय थर्मस में से निकाल कर पिया। बर्तनों को रुमाल में बांधकर कोने में एक तरफ रख दिया और मोमबत्ती बुझाकर तख्ता ज़रा सा हटाकर बाहर खुली फिजा में निकल आया। बाहर दिन की रोशनी अभी पूरी तरह से नहीं फैली थी। आसमान पर छाए हुए बादलों में से फूंक फटने के वक्त जो धुंधली सफ़ेदी नमूदार होती है वो ज़ाहिर होना शुरू हो गई थी। बारिश रुकी हुई थी। मैं ताज़ा हवा में लंबे लंबे सांस लेने लगा। इतने में मुझे दूर से भाप से चलने वाले इंजन की सीटी की आवाज़ सुनाई दी। नागपुर शहर की जानब से कोई ट्रेन आ रही थी। मैं एक तरफ बाहर को निकली हुई चट्टान की ओट में हो गया। रेलवे लाइन हमारी कोठड़ी के ऊपर थोड़े से फासले पर गुजरती थी। मुझे सुरंग का ध्यान यानी वो जगह नज़र नहीं आ रही थी जहाँ से ट्रेन ने सुरंग में दाखिल होना था। ऊपर सुरंग का मुंह नज़र आ रहा था जहाँ से ट्रेन ने बाहर निकलना था। सुरंग में दाखिल होने से पहले ट्रेन का इंजन मुसलसल सीटियाँ बजा रहा था। फिर उसकी गिड़गिड़ाहट की गूंज मध्यम हो गई। ट्रेन सुरंग में दाखिल हो चुकी थी। मेरी आंखें पिछले पैर के नीम अंधेरे में सुरंग के दूसरे ध्यान पर लगी थीं जहाँ से ट्रेन निकलनी थी। वहाँ से ट्रेन के इंजन की सीटियाँ सुनाई देने लगीं। फिर रोशनी बाहर निकलने लगी। रोशनी तेज़ होती गई। इसके बाद एक बहुत बड़ी रेलगाड़ी का इंजन चीखता चिंघाड़ता धड़धड़ाता हुआ ट्रेन के डब्बों को लेकर तेज़ रफ्तारी से सुरंग में से निकल आया। ज़मीन हिलने लगी। ट्रेन के डब्बों की रोशनियाँ तेज़ी से आगे को जा रही थीं। मेरे दिल में ख्याल आया, काश मैं भी इस ट्रेन में कहीं छुप कर बैठा होता और इस शहर से दूर होता चला जाता। लेकिन मुकद्दर ने मेरे नामा बाल में कुछ ऐसी बातें लिख दी थीं जिनका पूरा होना ज़रूरी था। ट्रेन गुजरने के बाद भी मैं कुछ देर तक उसी जगह इन्हीं ख्यालात में गुम बैठा रहा। फिर सुबह हो गई। अबरआलूद सुबह की रोशनी में मैंने आसपास के माहौल को देखा। यह शहर से बाहर का नीम सत्ता मरतबा का इलाका था। सामने की जानब दो तीन बुलंद पहाड़ियाँ थीं। आगे मैदान दूर तक चले गए थे। इस ख्याल से कि मुझे कोई वहाँ बैठा देख न ले मैं कोठड़ी में आ गया। वो दिन भी गुजर गया। रात के पिछले पैर घनश्याम ने आकर बताया कि हालात कुछ बेहतर हो गए हैं, अब तुम्हें यहाँ से निकालने की कोशिश की जा सकती है। मैंने उसे कहा, तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे अपनी एक ऐसी ईजाद दिखाना चाहते हो जिसको देखकर मैं हैरान रह जाऊंगा। घनश्याम बोला, मुझे याद है, अपनी एक खास ईजाद मैं तुम्हें यहाँ से रुखसत होते वक्त देना चाहता था। मैं कल सुबह मुँह अंधेरे आऊँगा, उस वक्त तुमसे बात होगी। क्या कल सुबह मैं यहाँ से कूच कर जाऊँगा? वो बोला, ये मैं तुम्हें कल ही बताऊँगा। वो चला गया। अगले रोज़ मुँह अंधेरे से कुछ पहले आ गया। उस वक्त मैं कोठरी में सो रहा था। उसने आकर मुझे जगाया और कहने लगा, आज तुम्हें यहाँ से निकाल कर ले जाऊँगा। फिर उसने चटाई हटाई, तख्ता एक तरफ करके नीचे तय खाने में गया और एक छोटा सा डब्बा उठा कर ले आया। डब्बे में से उसने एक स्याह रंग का बॉल पॉइंट निकाल कर मुझे दिया और बोला, ये क्या है? मैंने कहा, बॉल पॉइंट है। मैंने उसे खोला और गत्ते के बाहर अंग्रेजी में शहर नागपुर का नाम लिखा।
وہ بولا تم ہی نہیں جو کوئی بھی اسے دیکھے گا یہی کہے گا کہ یہ ایک بال پوائنٹ پین ہے۔ میں نے کہا تو کیا یہ بال پوائنٹ پین نہیں ہے؟ وہ بولا یہ بال پوائنٹ پین ہی ہے، مگر ایک عام بال پوائنٹ پین اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دوسرا بال پوائنٹ پین صرف لکھ سکتا ہے، مگر یہ بال پوائنٹ لکھ بھی سکتا ہے اور دشمن کی جان بھی لے سکتا ہے۔ میں نے حیران ہو کر کہا میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ گھنشیام نے بال پوائنٹ میرے ہاتھ سے لے لیا، اس نے اسے تھوڑا سا گھما کر اس کا سرے والا حصہ الگ کر دیا، پھر اس نے مجھے سرے والی لمبی سلاخ کے نیچے لگی ہوئی ایک پتلی سی نالی دکھائی۔ کہنے لگا اس نالی کو غور سے دیکھو، موم بتی جل رہی تھی۔ گھنشیام نے ٹارچ کی روشنی بھی ڈالی۔ میں نے غور سے دیکھا تو مجھے بال پوائنٹ کے سرے والی نالی کے نیچے چپکی ہوئی دوسری پتلی سی نالی میں چاول کے دانوں کے برابر آگے پیچھے لگی ہوئی سوئیاں سی نظر آئیں۔ گھنشیام کہنے لگا اب بال پوائنٹ کو پہلے کی طرح بند کر دو۔ میں نے اسے بند کر دیا۔ گھنشیام نے دیوار کے ساتھ گتے کے ڈبے کو سیدھا کر کے لگا دیا اور بولا بال پوائنٹ کا رخ اس گتے کی طرف کر دو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ پھر اس نے کہا بال پوائنٹ کے اوپر کی جانب اس کی کیپ کے نیچے تمہیں ایک دانے کی طرح کا بٹن ابھرا ہوا نظر آئے گا، اسے دبا دو۔ میں نے بال پوائنٹ کی کیپ کے نیچے انگلی پھیری، وہاں ایک دال کے دانے کے برابر بٹن ابھرا ہوا تھا جس کا رنگ بال پوائنٹ کے رنگ جیسا ہی تھا اور دیکھنے سے بالکل دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں نے بال پوائنٹ کا رخ دیوار کے ساتھ لگے گتے کے ڈبے کی طرف پہلے ہی کیا ہوا تھا۔ اب اس کا بٹن دبایا تو بڑی معمولی سی ایسی آواز آئی جیسے کوئی شے بال پوائنٹ کے اندر سے نکل گئی ہو۔ گھنشیام نے دیوار کے ساتھ لگے گتے کے ڈبے کو اٹھایا اور اسے میرے آگے کرتے ہوئے کہا یہ دیکھو، یہاں ایک سوراخ ہو گیا ہے، یہ سوراخ پہلے نہیں تھا، جانتے ہو یہ سوراخ کس کا ہے؟ تب اس نے مجھے بتایا کہ بال پوائنٹ کا بٹن دبانے سے اس کے اندر سے چاول کے دانے کے سائز کی سوئی نکل کر اس گتے کے اندر جا چکی ہے۔ اس نے گتے کے ڈھکن کو الگ کیا، اندر ایک سوئی پڑی تھی، یہ وہی سوئی تھی جو میں نے بال پوائنٹ کی سلاخ کے نیچے لگی ہوئی فالتو نالی کے اندر دوسری سوئیوں کے ساتھ چپکی ہوئی دیکھی تھی۔ گھنشیام نے کہا یہ بال پوائنٹ ایک بڑا خطرناک پستول ہے، جب تم اسے دشمن کے قریب لے جا کر بٹن دباؤ گے تو اس میں سے یہ زہریلی سوئی نکل کر دشمن کے جسم میں داخل ہوتے ہی اسے ہلاک کر دے گی۔ اس وقت اس بال پوائنٹ پستول کے اندر 50 زہریلی سوئیاں بھری ہوئی ہیں، یہ ساری کی ساری سوئیاں سائنائڈ زہر میں بجھی ہوئی ہیں۔ سائنائڈ سب سے زیادہ ہلاکت خیز زہر ہے، انسان کے جسم میں داخل ہوتے ہی یہ اسے موت کی نیند سلا دیتا ہے۔ زہریلی سوئی اس قدر رفتار کے ساتھ بال پوائنٹ کے سوراخ میں سے نکلتی ہے کہ دشمن نے اگر اوور کوٹ بھی پہن رکھا ہو تو یہ اس کو چیرتی ہوئی دشمن کے جسم میں اتر جائے گی۔ اس کی رینج 50 فٹ تک کی ہے، اگر آدمی کا نشانہ درست ہو تو یہ 50 فٹ کی دوری سے دشمن کے جسم کو ہٹ کر کے اسے ہمیشہ کی نیند سلا دے گی۔ اس نے بال پوائنٹ مجھے دے کر کہا یہ اب تم اپنے پاس رکھو گے، ہو سکتا ہے تمہیں راستے میں اس کی ضرورت پڑ جائے، میں تمہیں کچھ فالتو سوئیاں بھی دے سکتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے تمہیں ان کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ 50 زہریلی سوئیاں بال پوائنٹ میں بھری ہوئی ہیں، میرے اندازے کے مطابق یہ ایک مدت تک تمہارے کام آئیں گی، اس کے بعد اگر ضرورت پڑی تو تم جہاں ہوگے تمہیں پہنچا دی جائیں گی۔ میں نے بال پوائنٹ کو کھول کر دوبارہ اس کا معائنہ کیا، اسے کیپ لگائی اور پتلون کی جیب میں سنبھال کر رکھ لیا۔ گھنشیام نے جیب سے ریلوے کا ایک ٹکٹ نکال کر مجھے دیا، یہ زرد رنگ کا گتے کا چھوٹا سا ٹکٹ تھا، اس پر انگریزی اور ہندی میں لکھا تھا ساؤتھ انڈیا ریلوے ناگپور سے دلی تک۔ گھنشیام بولا یہ تمہارا دلی تک کا ریلوے 3rd کلاس کا ٹکٹ ہے، یہ 100 روپے تم اپنے پاس رکھو گے۔ اس نے آٹومیٹک پستول مجھ سے لے لیا، کہنے لگا بال پوائنٹ پستول کے ہوتے ہوئے تمہیں اس پستول کی ضرورت نہیں رہی، یہاں سے آگے ایک اسٹیشن ہے جس کا نام جھربالی ہے، جھربالی اسٹیشن پر گاڑی رکتی ہے، ابھی ناگپور سے گاڑی آنے میں 1 گھنٹہ ہے، اتنی دیر میں ہم جھربالی پہنچ جائیں گے، اب اللہ کا نام لے کر یہاں سے نکل چلو۔